Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So today is the third video of my YouTube channel and today I am going to start the most important chapter of macroeconomics, which is national income. Okay, so today basically I am going to start the basic concepts of national income. आज मैं national income के basic concepts को समझाऊंगी. Okay, so basically today is the part 1 of national income. आज ये national income का part 1 है. तो आज हम लोग नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत टफ टास्क होगा. बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे हम लोग, देन उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स पर आएंगे. और सभी चीज़ें अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हमको बहुत आसानी से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे. ओके, सो बी विथ में मैं सभी पार्ट्स में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है. देन फाइनली यू विल एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम. फाइनली आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, सो नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट का सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो हमेशा आता है और हम लोग सोचते रहते हैं कि ये क्या है. दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. ये जो वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हमेशा मतलब परेशानी की क्रिएट करता है कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. So let me tell you, domestic territory is basically the synonyms of economic territory. Domestic territory एक तरीके से economic territory ही है. Both are the synonyms of one another. दोनों एक दूसरे क्या है, synonyms है. लेकिन ये है क्या, इसका definition तो मैंने बताया ही नहीं भाई, ये भी बताना तो जरूरी है ना. Look, डोमेस्टिक टेरिटरी इज बेसिकली द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, एक तरीके से कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री है. पॉलिटिकल बाउंड्री क्यों, ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्यों नहीं है. लुक, ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या होता है भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, दैट इज द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. सो जो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज नॉट द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इट इज़ अ पॉलिटिकल बाउंड्री. क्यों, मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. लुक, सभी कंट्रीज़ की दूसरे कंट्रीज़ में एम्बेसीज होती है. जैसे इंडियन एम्बेसी यूएसए में है, तो इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में है वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. भले वो यूएसए के ज्योग्राफिकल एरिया में है, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूएसए. वो यूएसए के ज्योग्राफिकल डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. इन द सेम वे यूएसए की एम्बेसी हमारे कंट्री में होगी, तो वो एम्बेसी यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा. एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. एयर इंडिया मान लेते हैं हम लोग. एयर इंडिया एरोप्लेन्स ऑपरेट करती है, मतलब उसकी एरोप्लेन्स फ्लाई करती हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट करती है, इट ऑल्सो ऑपरेट इन अदर कंट्री एज वेल. सपोज एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो रशिया से यूएस के बीच में ऑपरेट कर रही है, तो रशिया से यूएस के बीच में ऑपरेट भले कर रही है, लेकिन वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. वाई, बिकॉज द प्लेन इज ऑपरेटेड बाय इंडियन कंपनी. जो प्लेन है वो इंडियन कंपनी यानी कि एयर इंडिया के थ्रू ऑपरेटेड है, दैट्स वाई वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा. इसी तरीके से मान लेते हैं अगर सिंगापुर की एयरलाइंस है, वहाँ मतलब उनके थ्रू ऑपरेट होने वाला प्लेन है, वो मान लीजिए इंडिया और यूएसए के बीच में चल रहा है, तो वैसा थोड़ी ना कि इंडिया के और यूएसए के बीच में चल रहा है तो वो हमारे यहाँ के डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा. ठीक है, आई होप अब ये बात समझ में आ रही होगी. इज इट क्लियर. तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग को नॉर्मल रेसिडेंट. नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है. सो लुक, लिसन इट केयरफुली. नॉर्मल रेसिडेंट इज एन इंडिविजुअल. नॉर्मल रेसिडेंट एक ऐसा इंडिविजुअल है हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में रिसाइड कर रहा है, एज वेल एज हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री. उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी उसी कंट्री में लाई करता है. व्हाट इट मीन्स सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग कि आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग, मतलब रहना खाना पीना सब वहीं पे हो रहा है, उसी कंट्री में हो रहा है. सो दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो कोई भी पर्सन, एन इंडिविजुअल हु नॉर्मली रिसाइड इन अ कंट्री एंड ऑल्सो हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री एज वेल. सो दैट पर्सन इज नोन एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री. वो बंदा उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा. ओके, यहाँ पे दो छोटे से और टॉपिक्स लिखे हुए हैं, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप. व्हाट इज दिस. सिटीजनशिप की देखो, इसका बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में ये वर्ड आए हैं, सो इसको हम लोग समझ लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट सिटीजनशिप, देन दिस इज अ लीगल कॉन्सेप्ट. सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है. हाउ, देखिए
सिटीजनशिप या तो आप बाय बर्थ किसी कंट्री के हो तो आप उस कंट्री के सिटीजन कहलाओगे, या बाय लीगली आपको वहाँ के सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट सिटीजनशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। रेसिडेंटशिप की बात करूँ तो रेसिडेंटशिप इज अ इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट। वाई? क्योंकि रेसिडेंटशिप का मतलब होता है कि वेयर वी नॉर्मली रिसाइड एंड ऑल्सो आर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। उस पर्टिकुलर जगह पे हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेसिडेंटशिप कहेंगे। मतलब वो बंदा रेसिडेंटशिप के अंदर में आ जाएगा, रेसिडेंटशिप की कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी कंट्री की रेसिडेंटशिप ले सकते हैं जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा रहें और हमारा रहना खाना पीना मतलब जो हमारा ब्रेड एंड बटर है उसी कंट्री के हिसाब से उसी कंट्री में काम करने की वजह से चल रहा है। सो दैट इज रेसिडेंटशिप। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाय द वे 1 मार्क्स में आ गए डिफरेंस लिखने को तो आपको लिखने में हेल्प मिलेगी। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग फैक्टर इनकम। देखिए, फैक्टर इनकम इज नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इन फर्स्ट चैप्टर आई हैव ऑलरेडी यूज दिस टर्म। फर्स्ट चैप्टर में विच इज सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम, उसमें मैंने वर्ड को यूज भी किया है और बताया भी है कि फैक्टर इनकम होता क्या है। बट लेट मी टेल यू इट अगेन। अब मैं इसको दोबारा भी आप लोगों को बताती हूँ। फैक्टर इनकम की अगर बात करूँ मैं, तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम इज अ इनकम विच इज अर्नड बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का यूज करके जो हमको इनकम प्राप्त हो रही है, रिसीव हो रही है, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। उसे हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम कहेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम इज अ इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, जो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के हमको मिल जाता है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसफर इनकम। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मैं बताऊं आपको क्या है, जो बिना कुछ किए हुए हमको मिल जाता है, दैट इज पॉकेट मनी। पॉकेट मनी हमको बिना कुछ काम किए हुए मिल जाती है। सो पॉकेट मनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर इनकम। अदर देन दैट, स्कॉलरशिप की बात कर ले हम लोग, पेंशन की बात कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात कर ले जिसको बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, ये सभी चीज़ें विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विस के हमको मिलता है। दैट्स वाई दैट इज ट्रांसफर इनकम। इसीलिए ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम को हम लोग यूनिलेटरल इनकम या वन साइडेड इनकम भी कहते हैं, इसलिए ये ध्यान रखेगा। ट्रांसफर इनकम को हम लोग यूनिलेटरल इनकम या वन साइडेड इनकम भी कहते हैं। देखिए, ये सारे नाम डिफरेंट ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के समय कोई भी किसी भी तरीके के नेम्स आ जाते हैं। सिंस ट्रांसफर इनकम तो वाइल कैलकुलेटिंग एनआई इंक्लूड ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको सबके अदर नेम्स भी याद रखने हैं, क्योंकि नेशनल इनकम में आइडेंटिफाई करना आइटम्स को, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबके नाम ध्यान रखिए क्या होते हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग पिक कर लेंगे अपने काम की चीज़। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इन दोनों को साथ में बताने में ही सही रहेगा। लुक, कोई भी पर्टिकुलर गुड फाइनल गुड हो सकता है एक बंदे के लिए और किसी दूसरे बंदे के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकता है। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक फ्रूट सेलर है। ठीक है, फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट्स बेच रहा है। उस फ्रूट को 2 बंदे ने खरीदा, एक मैंने खरीदा और एक जो जूस बनाता है उस बंदे ने भी खरीदा। एक फ्रूट सेलर है जो फ्रूट्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, उस फ्रूट सेलर से मैंने भी फ्रूट खरीदा और एक जो जूस बनाने वाला व्यक्ति है उसने भी फ्रूट्स खरीदे। अब ध्यान रखो कि मेरे लिए फ्रूट का यूज़ क्या है और उस जूस बनाने वाले के लिए फ्रूट का यूज़ क्या है। ध्यान से समझना, वो जूस बनाने वाला जो बंदा रहेगा वो फ्रूट्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स बनाने वाले के लिए फाइनल गुड्स की तरह काम नहीं करेगा। वाई? क्योंकि वो फ्रूट्स को नहीं कंज्यूम लोगों को सेल करेगा, वो जूस को सेल करेगा। मतलब सबसे पहले वो जूस बनाने वाला इंसान क्या करेगा? फ्रूट्स का जूस बनाएगा और उस जूस को फिर सेल करेगा। इट मीन्स जूस बनाने वाले के लिए जो फ्रूट्स हैं वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि फाइनल गुड्स जूस है उसके लिए। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग जो फ्रूट्स ले रहे हैं हमारे लिए क्या है? वो फाइनल गुड्स है क्योंकि हम लोग उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे। सो बेसिकली फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो आगे के प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते हैं, विच इज डायरेक्टली कंज्यूम और फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या डायरेक्टली कंज्यूम हो रहे हैं, दैट इज फाइनल गुड्स। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो आगे के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं? यूज होते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। ओके,
एक और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे शुगर की बात कर लीजिए। मान लीजिए शुगर हम लोग ले रहे हैं और एक मिठाई बनाने वाला है वो भी ले रहा है, तो हमारे लिए शुगर क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि हम लोग शुगर का डायरेक्टली यूज़ करेंगे, मतलब चाय में बनाने में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी चीज़ में। लेकिन अगर एक मिठाई बनाने वाले की बात करें तो उस मिठाई बनाने वाले व्यक्ति के लिए शुगर इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स होंगे? क्योंकि वो डायरेक्टली शुगर को मार्केट में सेल नहीं करेगा, वो उस शुगर का यूज़ करके स्वीट्स बनाएगा और उस स्वीट्स को मार्केट में सेल करेगा। दैट्स वाई शुगर इज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर स्वीट मेकर। स्वीट मेकर के लिए वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। अब समझ में आएगा होपफुली। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स है कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, देखिए नाम से समझना है हम लोग को, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजप्शन, और वी कैन से दीज आर दोज गुड्स which directly satisfy the wants of human being, जो human being के wants को directly satisfy करते हो, that is consumer goods। बहुत से गुड्स हैं जो हमारे wants को directly satisfy करते हैं। हमको भूख लगी है, खाना खाना है, directly satisfy the want, consumer goods हो गया। टीवी देख रहे हैं, directly satisfy the want, consumer goods हो गया। फ्रिज से पानी पी रहे ठंडा, directly satisfy our wants, consumer goods हो गया। So there are lots of things which directly satisfy the wants of human being, and all these things are known as consumer goods। ये सभी किस नाम से जाने जाएंगे, consumer goods के नाम से जाने जाएंगे। Next is capital goods। Capital goods are those goods which are used for further production। जैसे कि कोई प्रोडक्टिव एलिमेंट हो गया, जैसे कि हम मशीनरी की बात कर लें, प्लांट की बात कर लें, जो आगे के प्रोडक्शन में यूज हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स हो गए। So in this way the basic concept of national income part 1 has been finished। national income का basic concept का पहला part finish हुआ। अभी एक और part आएगा जिसमें national income के basic concepts को ही मैं discuss करूँगी, उसके बाद वाले part से main कहानी शुरू होगी। Okay, so this is all for today. Thank you for watching, and if you like the video then please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel which is Economics with Priya. Thank you so much.